नमस्कार। विज्ञान शिक्षण की आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर सुमन रावत, सहायक अध्यापिका, विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड। आज हम कक्षा 10 विषय विज्ञान अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण भाग 3 पर चर्चा करेंगे। आज जिन बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे वे हैं विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, उपचयन एवं अपचयन, दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव, विकृत गंधिता एवं प्रश्न एवं अभ्यास। आइए प्रारंभ करते हैं विस्थापन अभिक्रिया से। विस्थापन अभिक्रिया को समझने के लिए आइए एक क्रियाकलाप करते हैं। और क्रियाकलाप में हम क्या कर रहे हैं, लोहे की हमें 3 कील लेनी है। कितनी लेनी है? 3। चित्र में देखिए कितनी दिखाई गई है, 2 कील दिखाई गई है और 1 कील जो है हम बाद के लिए जब हम अंतिम में निष्कर्ष देखेंगे और हम विलयन की तुलना करेंगे तो 1 कील हम बाद के लिए बचा के लिए रखेंगे। ठीक है, तो हमने अभी कितनी कील लेनी है? लोहे की 2 कील लेनी है और उसे जो है रेगमाल से पकड़कर साफ करना है। क्या करना है? रेगमाल से रगड़कर साफ करना है। तो रेगमाल से क्यों रगड़ेंगे? क्योंकि लोहे पर हो सकती है जंग होगी, ऑक्साइड की परत जमी होगी, तो उसको रेगमाल से हटा लेंगे। दोनों किलो को हमने क्या करना है, देखिए अब आपने एक क्या लेना है, 2 परखनली लेनी है। यहाँ पर तो 1 है, ये हमने बी परखनली ली है और एक और परखनली लेंगे हम, उसमें क्या लेंगे? कॉपर सल्फेट। कितना लेंगे दोनों में? देखिए 10 मिलीमीटर कॉपर सल्फेट आप लेंगे। 10 मिलीलीटर क्या लेंगे? कॉपर सल्फेट का विलयन लेंगे। और एक हम जो कॉपर सल्फेट की टेस्ट ट्यूब है, परखनली है, उसको हम बाद के बचा के रखेंगे। और एक टेस्ट ट्यूब में हमने क्या कर दिया, देखिए दोनों लोहे की कील को हमने क्या कर दिया है, तो ये देखिए धागे से बांधकर हमने उसको सावधानी पूर्वक लटका दिया है विलयन में, है ना। तो कॉपर सल्फेट के विलयन में हम क्या कर रहे हैं, 2 लोहे की कीलों को हमने, और कब तक करना है ये? 20 मिनट तक उसको हमने डुबो के रखना है। देखिए तुलना करने के लिए 1 कील को हमने अलग रख दिया था, है ना। अब 20 मिनट के बाद दोनों कीलों को हम कॉपर सल्फेट के विलयन से बाहर निकालेंगे। ठीक है, और परखनली 2 है ना, ये तो बी वाली है, और एक ए में भी कॉपर सल्फेट के विलयन की नीले रंग की तुलना हम अभी करेंगे नेक्स्ट वाली स्लाइड्स में। और कॉपर सल्फेट के विलयन में जो ये डूबी कीले हैं, इनके रंग में क्या अंतर आता है, आइए इसे नेक्स्ट स्लाइड्स में देखते हैं। तो आइए देखिए यहाँ पर क्या हुआ, हमने क्या की थी, 2 कीलें जो है हमने कॉपर सल्फेट में डाली थी, इस वाले में, है ना, इसमें डाली थी। और 20 मिनट के बाद हमने देखा कि कलर कैसा था, पहले नीला था। कैसा था कॉपर सल्फेट का कलर? नीला। और अब जो है जैसे लोहे की कील डाली हमने, तो कलर कैसा हो गया, रंग कैसा हो गया, हल्का हरा हो गया, मीन्स मलिन पड़ गया। कैसा हो गया रंग कॉपर सल्फेट का? हल्का मलिन पड़ गया, धुंधला पड़ गया, हल्का हरा हो जाता है। और ऐसा क्यों होता है? देखिए ये रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पर लिखी हुई है। देखिए लोहे मतलब आयरन, Fe जिसका सूत्र है, प्लस CuSO4 इक्वल टू FeSO4 प्लस Cu, मीन्स लोहे की कील को जब हमने कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, लोहे ने क्या कर दिया, कॉपर को हटा दिया और स्वयं जो है उसकी जगह पे चला गया। देख रहे हैं आप, लोहे ने क्या किया, कॉपर सल्फेट को उसके सॉल्यूशन से, सल्फेट के विलयन से उसको विस्थापित किया और स्वयं जो है Fe यहाँ पर आ गया है और कॉपर जो है अलग हो गया। तभी तो देखिए, एक तो पहले क्या था, कॉपर सल्फेट नीला कलर जो था, और बाद में हमें कैसा मिला, लाइट ग्रीन यानी कि हल्का हरा, जो मलिन कह रही है, देखो बाद में हमें ऐसा मिला और पहले क्या था, ऐसा था। तो क्यों हुआ ये? आयरन सल्फेट के बनने के कारण। पहले हमारे पास कॉपर सल्फेट था, अब हमारे पास आयरन सल्फेट आ गया। ठीक है, इसके अलावा देखिए एक और परिवर्तन, ये वाला, लोहे की कील का रंग भूरा क्यों हुआ? लोहे की कील हमारे पास कैसी थी, व्हाइट कलर की, क्योंकि हमने उसे रेगमाल से हटा लिया था, उसका जो जंग लगा हुआ था। तो लोहे की कील जो है बिल्कुल साफ सुथरी कील है, उसको जब हमने ये बीकर में डाला था कॉपर सल्फेट के, तो देखिए कील का कलर कैसा हो गया, भूरा। क्यों हुआ ये भूरा? क्योंकि उस पर किसकी परत चढ़ गई, कॉपर की, तांबे की परत चढ़ गई है, और ये चढ़त पड़ने से इसका कलर क्या हो गया, भूरा हो गया। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि एक अभिक्रियाशील धातु जो कि लोहा है, दूसरी जो कम क्रियाशील धातु होगी यानी कि कॉपर, उसको उसके विलयन से हटा रहा है, विस्थापित कर रहा है। तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। देखिए यहाँ पर ये परिभाषा है, ये हमने पढ़ ली है विस्थापन अभिक्रिया के। आइए कुछ अन्य उदाहरण लेते हैं। पहला उदाहरण देखिए, जिंक प्लस CuSO4 इक्वल टू ZnSO4 प्लस Cu। यहाँ पर हमने कौन सी धातु ली है, अब जिंक। अभी तक हमने क्या ली थी, लोहा लिया था ना, अब हमने क्या कर लिया, यहाँ पर जिंक ले लिया। तो जिंक की जो अभिक्रिया है कॉपर सल्फेट के साथ कराने पर क्या हो रहा है, देखो जिंक ने क्या कर दिया, फिर से कॉपर सल्फेट से कॉपर को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया।
और अपने आप देखो जिंक यहाँ पर चला गया है, जिंक सल्फेट बन गया और कॉपर को हटा दिया। तो यहाँ पर भी वही अभिक्रिया हो रही है, बस लोहे की जगह यहाँ पर क्या आ गया, जिंक आ गया। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, जिंक ने कम क्रियाशील धातु जो कॉपर थी उसको उसके विलयन से विस्थापित कर दिया। तो हम क्या कहेंगे, जिंक जो है कॉपर से क्या है, अधिक अभिक्रियाशील धातु है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए उदाहरण, Pb प्लस CuCl2 इक्वल टू PbCl2 प्लस Cu, यानी कि लेड, Pb क्या होता है, लेड धातु है, इस पर कॉपर क्लोराइड, इसे हम क्यूप्रिक क्लोराइड भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर कॉपर की जो संयोजकता है वो कितनी है, +2। ठीक है, तो यहाँ पर आप कॉपर क्लोराइड लिखेंगे तो ब्रैकेट में आप इसको +2 भी लिख सकते हैं। तो क्यूप्रिक क्लोराइड या कॉपर क्लोराइड से कराने पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है, लेड क्लोराइड, और कॉपर यहाँ से क्या हो जा रहा है, अलग। यहाँ पर भी सेम वही अभिक्रिया हुई कि लेड ने क्या किया, अपने से कम जो अभिक्रियाशील धातु कॉपर थी उसको उसके क्लोराइड के विलयन से क्या कर दिया, हटा दिया, विस्थापित कर दिया, और स्वयं जो है कहाँ पे आ गया, कॉपर की जगह पे आ गया लेड। ये देखिए तभी तो क्या बना, लेड क्लोराइड बन गया, है ना। तो ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाएंगी, विस्थापन अभिक्रियाएं। और इन विस्थापन अभिक्रियाओं से हमें क्या पता चल रहा है कि एक जो धातु है दूसरी से क्या है, अधिक अभिक्रियाशील है, तभी तो वो क्या कर रहा है, दूसरी धातु को उसके विलयन से विस्थापित कर रहा है। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि जो जिंक और लेड धातु है वो क्या है, कॉपर धातु से क्या है, अधिक अभिक्रियाशील है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन भी आ रहा होगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन धातु अधिक अभिक्रियाशील है और कौन कम है ना। तो आप जो है नेक्स्ट अभी आपके पास लेसन आ रहे हैं उनमें एक सक्रियता श्रेणी बनी हुई है जहां पर हम धातु अधातु को उनके घटते अभिक्रियाशीलता के आधार पर एक सूची बनी हुई है, तो वो वहां पर आपको ज्यादा क्लियर होगा। आइए दूसरी अभिक्रिया है द्विविस्थापन अभिक्रिया, नाम से पता चल रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसको भी कहते हैं, द्विविस्थापन। द्वि मीन्स दो, और वहां पे अभी तक जो हमने पढ़ा वो क्या था, एक का विस्थापन था ना, एक तत्व दूसरे तत्व से विस्थापित हो रहा था। यहाँ पर क्या हो रहा है, द्विविस्थापन, दो तत्वों का यहाँ पर या दो अभिकारकों का क्या होगा, यहाँ पे आपस में विस्थापन होगा। लेकिन थोड़ा सा अंतर क्या है, यहाँ पर क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है। क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान से, और किसके बीच में आयन आदान प्रदान होगा, अभिकारकों के बीच में। तो दो अभिकारकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से जब नया उत्पाद बनता है तो उसे हम कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसे समझने के लिए आइए हम एक क्रियाकलाप लेते हैं। इसमें देखिए क्या कर रहे हैं हम, 3 ml क्या लेना है, सोडियम सल्फेट का विलयन, और सोडियम सल्फेट का सूत्र क्या होता है, Na2SO4। ठीक है, क्या है सूत्र, Na2SO4। Na2SO4 देखिए ये है सोडियम सल्फेट की, हमने क्या करना है, टेस्ट ट्यूब में ले लेना है सोडियम सल्फेट, कितना लेना है, 3 ml। एक और टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसमें भी हमने क्या लेना है, 3 ml बेरियम क्लोराइड, यानी कि BaCl2। क्या लेना है हमें दूसरी प्रणाली में, बेरियम क्लोराइड। ये देखिए इस प्रणाली में हमने क्या ले लिया, बेरियम क्लोराइड ले लिया। तो एक में लेना है सोडियम सल्फेट, दूसरे में लेना है बेरियम क्लोराइड। अब दोनों विलयनों को मिला लीजिए। आपने क्या देखा, तो दोनों जब विलयनों को हम मिलाएंगे तो क्या होगी, रासायनिक अभिक्रिया होगी। कौन सी अभिक्रिया होगी, देखिए एक प्रणाली में हमने क्या लिया था, सोडियम सल्फेट, क्या सूत्र है, Na2SO4। दूसरी प्रणाली में हमने लिया बेरियम क्लोराइड, ठीक है, BaCl2। और देखिए क्या इनके बीच में रासायनिक अभिक्रिया हुई है, सोडियम सल्फेट में देखिए क्या कौन कौन से आयन है, सोडियम धनायन और सल्फेट आयन। जब ये टूटेगा तो देखिए हम कैसे इसको लिखते हैं, सोडियम सल्फेट को जब हम ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं, तो किस आयन में टूटेगा, सोडियम धनायन में और सल्फेट एनायन। ठीक है, 2 सल्फेट नेगेटिव और इस सोडियम पे 1 पॉजिटिव होता है, 2 है तो 2Na पॉजिटिव। ठीक है, ऐसे बेरियम क्लोराइड जब टूटेगा तो किसमें टूटेगा, देखिए यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, बेरियम क्लोराइड किसमें टूटेगा, Ba2 पॉजिटिव में और 2Cl नेगेटिव में। ठीक है, दोनों जो हमारे पास अभिकारक थे जो आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं, इन दोनों को हमने देखो इनकी कोरस्पॉन्डिंग आयंस में क्या कर दिया है, तोड़ दिया है। देखिए तो अब कैसे बन रहा है, देखो आगे उत्पाद कैसे बन रहा है, जो एक धनायन था, सोडियम धनायन था, देखो इन्होंने क्या किया, ये देखिए दूसरे अभिकारक के ऋणायन से, किससे, क्लोराइड आयन से, ये देखिए आपस में अभिक्रिया करते हैं। ये देखिए ये वाले 2Na प्लस C2Cl नेगेटिव आपस में अभिक्रिया करके क्या बना देंगे, 2NaCl, जो देखिए आपके पास बना हुआ है, उधर बना हुआ है ना, और Ba2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव। मतलब दूसरे अभिकारक का पॉजिटिव जो धनायन था, दूसरे पहले अभिकारक के जो ऋणायन था उससे अभिक्रिया करके क्या बना दिया इसने, BaSO4।
तो आप देख रहे होंगे कि आपके पास क्या आया है, देखिए BaSO4 प्लस 2 NaCl, और वही हमें उत्पाद में मिला है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, कैसे बना ये बेरियम सल्फेट, आयनों के आदान प्रदान से। किससे बना, और दो प्रकार के आयन थे, है ना, धनायन ऋणायन यहाँ भी है, धनायन ऋणायन यहाँ भी है। तो दो प्रकार के जो आपके आयन हैं, इनके आदान प्रदान से जब क्या होगा, नए उत्पाद का निर्माण होता है, तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। देखिए इस अभिक्रिया में एक महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर आता है, देखिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या बन रहा है, बेरियम सल्फेट। क्या बन रहा है, बेरियम सल्फेट। तो बेरियम सल्फेट जब बनता है तो ये एक अवक्षेप होता है। क्या होता है, अवक्षेप। समझते हैं आप, प्रेसिपिटेट। जैसे कि ये पानी है, और पानी में जैसे जो जल में अविलेय होता है, क्या होता है, अविलेय, जो घुलता नहीं है, अविलेय रह जाता है। तो ये जो है पानी की तलहटी में ऐसे जमा रहेगा, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं अवक्षेप। तो ऐसा जो है बेरियम सल्फेट का क्या मिलेगा आपको, अवक्षेप मिलेगा, प्रेसिपिटेट मिलेगा सफेद कलर का, और साथ में क्या मिलता है, 2 NaCl, जो हमने अभी बता दिया, ठीक है। तो ऐसी अभिक्रियाएं, ये देखो यहाँ पर क्या मिला आपको, श्वेत रंग का एक क्या मिला, अवक्षेप मिला। पदार्थ जो अविलेय है उसे क्या कहा हमने, अवक्षेप कहा। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है उन्हें हम कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया या प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, Ba जो दो धनायन थे और सल्फेट 2 जो थे एनायन थे, इनकी अभिक्रिया से बेरियम सल्फेट के अवक्षेप का निर्माण हुआ, जो हमने अभी देखा। एक अन्य उत्पाद भी हुआ, कौन सा, सोडियम क्लोराइड का भी निर्माण हुआ, जो विलयन में ही रहता है ना, अभी पढ़ा हमने। और देखिए ये इसकी परिभाषा हो गई कि वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो अभिक्रिया है वो है अपचयन एवं उपचयन, या हम कह रहे हैं कौन सी है, उपचयन एवं अपचयन, ठीक है। उपचयन को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। क्या कहते हैं उपचयन को, ये ध्यान रखेंगे आप लोग इसको। उपचयन को कहते हैं ऑक्सीडेशन, और अपचयन को हम कहते हैं रिडक्शन। क्या कहते हैं, रिडक्शन, ठीक है। तो उपचयन क्या होता है, देखो उपचयन अभिक्रिया में, देखो नाम से पता चल रहा है, इंग्लिश में क्या है, ऑक्सीडेशन। इसे ऑक्सीकरण भी कहते हैं। तो ऑक्सीडेशन मींस जब अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग होगा, ऑक्सीजन जब जुड़ेगा अभिक्रिया में, तो यानी कि क्या हो रहा है वहां पर, ऑक्सीकरण। उपचयन, और जब ऑक्सीजन क्या होगा, हटेगा, ऑक्सीजन की कमी होगी, तो उसे हम कहते हैं अपचयन। आइए इसको, दोनों अभिक्रियाओं को समझने के लिए हम क्या कर रहे हैं, फिर एक क्रियाकलाप कर रहे हैं। क्रियाकलाप में देखिए हमने क्या किया, एक चाइना डिश ली सामने, 1 ग्राम उसमें क्या लेना है, कॉपर चूर्ण लेना है, Cu कॉपर, ठीक है। पता है आपको कॉपर कैसा होता है, कॉपर जो धातु होती है वो हल्की लाल भूरी कलर की होती है, उसका पाउडर बना लेंगे, ठीक है, पाउडर बना लेंगे। और उसे क्या करना है हमने, देखिए गर्म करना है बर्नर में। आपने क्या देखा, तो कॉपर पाउडर को जब हम गर्म करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, ये देखिए कॉपर क्या है, धातु है, उसको हमने गर्म किया, यानी कि दहन जब भी करेंगे तो ऑक्सीजन गैस है। तो कॉपर पर ऑक्सीजन की अभिक्रिया से क्या बनता है, देखिए क्यूप्रिक ऑक्साइड का, यानी कि कॉपर ऑक्साइड का क्या बन रहा है, एक काले कलर का पदार्थ बनता है। यानी कि देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि कॉपर चूर्ण की सतह पर क्या हो जाएगा, कॉपर ऑक्साइड की काली परत चढ़ जाती है, और ये काला पदार्थ कौन सा है, यही है, ये जो क्यूप्रिक ऑक्साइड या जिसे हम कॉपर ऑक्साइड बोल रहे हैं, ये क्या है, काले कलर का है। और ये कैसी थी पहले, लाल भूरे रंग की। कैसे होती है कॉपर धातु, लाल भूरे कलर की। और जब इसको हमने दहन कराया तो कैसे कलर का हो रहा है, काला। क्यों, कॉपर ऑक्साइड का निर्माण हो गया है, या इसे हम क्यूप्रिक ऑक्साइड भी कह सकते हैं, ठीक है। क्यों, कॉपर की यहाँ पे जो संयोजकता है वो कितनी है, +2, ठीक है। चलो अब जो है देखिए अब इसी जो हमारा जो काला पदार्थ बना, गर्म पदार्थ बना, क्यूप्रिक ऑक्साइड CuO, इसके ऊपर देखिए हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाए तो सतह की काली परत कैसी हो जाती है, भूरे रंग की हो जाती है, क्योंकि इस स्थिति में विपरीत अभिक्रिया संपन्न होती है और हमें क्या प्राप्त हो रहा है, कॉपर प्राप्त हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या इन्होंने, जो गर्म पदार्थ हमें मिला था, कौन, कॉपर ऑक्साइड, इसमें क्या किया, हाइड्रोजन गैस प्रवाहित कर रहे हैं, ठीक है। और क्या मिल रहा है, देखिए यहाँ पे कॉपर धन H2O। कैसे समझेंगे इसे, देखिए कॉपर ऑक्साइड में क्या है, यहाँ पर ऑक्सीजन। देखिए उत्पाद में हमें क्या मिला, कॉपर ही कॉपर मिल रहा है, यहाँ से क्या हो गया, ऑक्सीजन हट गई। क्या हो गई, ऑक्सीजन, यहाँ पे आप लिखेंगे माइनस, ऑक्सीजन हट गई ना। तो ऑक्सीजन जिस भी अभिक्रिया में हटेगी, यानी कि आप क्या कहेंगे उसे, अपचयन। क्या कहेंगे, अपचयन। जब ऑक्सीजन हटेगी
अपचयन। और देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, हाइड्रोजन गैस में ऑक्सीजन क्या हो गया है, ऐड हो गया, देखिए, और ऐड हुआ है, जुड़ गया है ऑक्सीजन, तो क्या बन गया, H2O, पानी बन गया ना। तो H2O बन गया, तो यानी कि यहाँ पर क्या हुआ है, इसका उपचयन। क्या हुआ है, इसमें डाउट नहीं रहना चाहिए कि उपचयन क्या है और अपचयन क्या है। उपचयन देखिए, ऑक्सीजन का ऐड, ऑक्सीजन जुड़ेगा, ऑक्सीजन हट रहा है तो क्या हो रहा है, अपचयन। तो यहाँ पर देखिए कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है कॉपर में, और हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है जल में। तो देखिए अभी सेम वही आप यहाँ पे लिखा हुआ है कि अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की क्या होती है, वृद्धि होती है, तो हम क्या कह रहे हैं, उसका उपचयन हुआ है। ये देखिए ऑक्सीजन की वृद्धि भी है ना, H2 में ऑक्सीजन बढ़ा है तो उपचयन हो गया। और जब किसी अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का क्या होता है, ह्रास होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑक्सीजन हट गई, ये देखिए ऑक्सीजन हट गया है, तो उसका क्या हुआ है, अपचयन, जो यहाँ पे किसका हुआ, CuO का। ठीक है, अब देखिए क्योंकि ये ऐसी अभिक्रिया है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अपचयन भी हो रहा है और उपचयन भी हो रहा है ना, दोनों अभिक्रिया क्या हो रही है, साथ साथ हो रही हैं। तो इस अभिक्रिया को हम एक अलग नाम देते हैं। देखिए ये देखिए, जो कॉपर ऑक्साइड था इसका अपचयन किसमें हुआ, कॉपर में, और हाइड्रोजन का साथ ही साथ उपचयन किसमें हो रहा है, जल में। ठीक है, तो जब किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित और दूसरा अभिकारक क्या होता है, अपचयित होता है, तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को कहते हैं हम उपचयन अपचयन या रिडॉक्स अभिक्रिया। क्या कहते हैं, रिडॉक्स। देखिए इंग्लिश में रिडॉक्स नाम से ही पता चल रहा है, देखो RED मींस और OX, RED मतलब रिडक्शन यानी कि अपचयन, और ऑक्सीडेशन मतलब उपचयन, है ना, नाम में ही इसका मीनिंग छुपा है, रिडॉक्स। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ साथ हो रहा है, इसलिए इस रिएक्शन को हम कह रहे हैं रिडॉक्स रिएक्शन। आइए रिडॉक्स अभिक्रिया के अन्य उदाहरण लेते हैं। पहले उदाहरण में देखिए क्या है, जिंक ऑक्साइड प्लस C इक्वल टू जिंक प्लस CO। जिंक ऑक्साइड की अभिक्रिया कार्बन के साथ में क्रिया होने पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है, जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिए इसको कैसे समझेंगे आप, जो जिंक ऑक्साइड है देखिए ये किसमें चेंज हो गया, जिंक में, क्या हट गया यहाँ से, ऑक्सीजन। तो बताइए यहाँ पे क्या होगा, क्या हो रहा है, ऑक्सीजन हटी तो अपचयन हो रहा है, क्या हो रहा है, अपचयन। तो जिंक ऑक्साइड का अपचयन जिंक में, और कार्बन का क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर उपचयन हो रहा है, क्या हो रहा है, उपचयन। ये देखिए, तो कार्बन उपचयित होकर कार्बन ऑक्साइड बनाता है और जिंक ऑक्साइड अपचयित होकर क्या बना रहा है, जिंक बना रहा है। आइए दूसरी अभिक्रिया लेते हैं, इसमें क्या है, MnO2 प्लस 4HCl इक्वल टू MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। मैग्नीज डाइऑक्साइड की अभिक्रिया किससे कराई है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, और हमें क्या प्राप्त हो रहा है, MnCl2 यानी कि मैग्नीज डाइक्लोराइड जल, और साथ में क्लोरीन गैस यहाँ से बाहर निकल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, देखिए MnO2 किसमें चेंज हो रहा है, MnCl2 में, यानी कि यहाँ से क्या हो गया, फिर से ऑक्सीजन हट गई है, और ऑक्सीजन हटना क्या हो रहा है, ऑक्सीजन हट गई मीन्स अपचयन हो रहा है, फिर से देखिए क्या हो गया, इसका अपचयन हो गया। ये देखिए MnO2 का MnCl2 में क्या हो गया है, अपचयन हो गया है। और यहाँ से देखिए, यहाँ पर देखो HCl का Cl2 में क्या हुआ है, उपचयन हुआ है, क्या हुआ है, उपचयन। क्यों, यहाँ से क्या हुई है, हाइड्रोजन हट गई है। तो ये अभी एक और चीज बताने यहाँ पे बाकी है कि हाइड्रोजन भी हटेगी जब, है ना, तो भी क्या बोलते हैं, इसे उपचयन कहते हैं। तो आइए इसको अच्छे से समझेंगे। यहाँ पर हमने जो है देखिए एक है उपचयन और एक है अपचयन, बिल्कुल यहाँ पे डाउट नहीं होना चाहिए आपको, उपचयन और अपचयन। ठीक है, देखिए ऐसे बना लेंगे आप ताकि आपको डाउट ना रहे, यहाँ आप ऑक्सीजन कर लेंगे और यहाँ आप हाइड्रोजन, कभी भी आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। देखिए ऑक्सीजन, इसमें देखिए ऑक्सीजन जो है उपचयन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जब बढ़ेगा, कहीं पे ऑक्सीजन की जब वृद्धि होगी, ठीक है, और जब ऑक्सीजन जब कम होगा तो क्या कह रहे हैं हम उसको, अपचयन। हाइड्रोजन जब क्या होगा, कम होगा तो भी से उपचयन कह रहे हैं, और हाइड्रोजन जब क्या होगा, बढ़ेगा, तो हम उसे क्या कह रहे हैं, अपचयन कह रहे हैं। ठीक है, तो इस टाइप से आपको ध्यान रखना है कि उपचयन में ये देखिए उपचयन कब हो रहा है, जब ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन का ह्रास होता है। ऑक्सीजन बढ़ेगा ये देखिए, और हाइड्रोजन कम होगा, लिखा है यहाँ पे। और अपचयन कब होगा, देखिए अपचयन कब होगा, ऑक्सीजन का ह्रास, ऑक्सीजन क्या हो रहा है, कम, एरो से आप लोग समझ सकते हैं, और हाइड्रोजन क्या होगा, बढ़ेगा। तो इस प्रकार से आप उपचयन अपचयन समझ सकेंगे।
नेक्स्ट टॉपिक है दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव। उपचयन मीन्स जो हमने अभी पढ़ा है ना, ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन। तो उपचयन अभिक्रियाओं के दैनिक जीवन में क्या प्रभाव देखने को मिलते हैं, आइए जानते हैं। अच्छा, आपने जो है लोहे की जो वस्तु होती है, कोई भी, चाहे गेट है ना, ये दरवाजा रहता है, आप लोग बाहर छोड़ देंगे, जैसे वायु में जल की अभिक्रिया से क्या हो जाते हैं, उनकी बाहरी सतह क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। जैसे हम कहते हैं कि लोहे पे क्या लग गई है, इसे कहते हैं ना कि जंग लग गई है, तो इसे कहते हैं हम कि लोहे पर जंग लगना। क्या कहते हैं, लोहे पर जंग लगना, यानी कि उस पर कैसे रंग की परत चढ़ जाती है, लालिमा रूप, तो भूरे कलर की जो है एक उस पर परत चढ़ जाती है, देखा होगा आपने। इसी प्रकार से देखिए, जैसे चांदी के ऊपर, चांदी जो धातु होती है उसको भी आप बहुत दिन तक वायु में खुला रखेंगे तो चांदी पर होती है काली परत। कैसी होती है, काली परत। और जबकि तांबे के ऊपर, तांबा कैसा हो जाता है खराब होने के बाद, हरी परत। तो इस अभिक्रिया को हम कहते हैं संक्षारण। क्या कहते हैं, संक्षारण या कोरोजन कहते हैं इसको, कि जब कोई धातु अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन, अम्ल, जल या नमी के कांटेक्ट में जब आती है तो इसकी जो बाहरी सतह है वो क्या हो जाएगी, खराब हो जाती है। ठीक है, खराब हो गई तो उसका कलर भी चेंज हो जाएगा, खराब हो जाएगी। तो इसको हम एक पर्टिकुलर नाम शब्द यूज कर रहे हैं जिसको हम कह रहे हैं संक्षारण या कोरोजन। आइए, कोरोजन के बाद इनमें ऐसा क्या हो जाता है, इनमें कौन सा नया पदार्थ है, थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जैसे लोहे में हम कह रहे हैं जंग लगना, कि लोहे में कौन सा पदार्थ बन रहा है, ये हमने पहले भी पढ़ा है। लोहे में बनता है Fe2O3.XH2O, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, जिसको हम कहते हैं लोहे पर जंग लग गया। तो ये है जो लोहे में जंग लगता है। ठीक है, चांदी के ऊपर काली परत चढ़ रही है। चांदी पर क्या होता है, चांदी जो धातु होती है यानी कि सिल्वर जो होता है, ये वायुमंडल में उपस्थित सल्फर गैसेस होती हैं, उनके साथ में अभिक्रिया करके क्या बनाता है, देखिए Ag2S, क्या बनाता है, Ag2S, सिल्वर सल्फाइड बनाता है। और यही जो है चांदी के ऊपर काली परत होती है। घरों में आप लोग जो आभूषण होते हैं आपने देखे होंगे, कैसे पड़ जाते हैं, काले पड़ जाते हैं, जो चांदी के होते हैं ना। इसी प्रकार से देखिए तांबा, तो तांबा क्या होता है, कॉपर। तो तांबे के ऊपर हरी परत क्यों चढ़ रही है, तांबा जो होता है वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन है, पानी है H2O और कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब की अभिक्रिया से कॉपर में एक परत जमती है जिसको हम कहते हैं CuCO3.CuOH2। मतलब कॉपर कार्बोनेट है और साथ में क्या है, कॉपर का हाइड्रोक्साइड, तो जिसको हम कहते हैं बेसिक कॉपर कार्बोनेट। क्या कहते हैं, बेसिक कॉपर कार्बोनेट। तो ये जो है संक्षारण के उदाहरण हो गए। अब संक्षारण हो जाए तो इससे बचाव कैसा होगा, बचाव जो है आप उसमें अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। पर थोड़ा सा, जैसे लोहे पे जंग लग गया तो जनरली हम क्या करते हैं, तेल लगा देते हैं, पेंट कर देते हैं, या एक वर्ड है, ये एक प्रक्रिया है यशत लेपन वाली, या जिसको कहते हैं हम गैल्वेनाइजेशन, है ना, कि लोहे की जो धातु है इसके ऊपर जो है एक अन्य धातु यानी कि जिंक की क्या करते हैं, हम कोटिंग कर देते हैं, बाहर से लेयर कर देते हैं, ताकि जो है लोहे का क्या हो जाए, संरक्षण हो जाए। ठीक है, तो ये आप अगले चैप्टर में इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है विकृत गंधिता। ये भी क्या है, दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया का उदाहरण है। मतलब जब हमारे ये बसा युक्त या तेलीय खाद्य सामग्री होती है, ये समझते हैं आप, तेल से बनी हुई चीजें बसा युक्त वाली, जैसे चिप्स है, नमकीन है ना, तो इनको आप जब जैसे खुला छोड़ देंगे तो क्या हो जाता है, आप देखते होंगे कि इनमें एक बदबू सी आने लगती है ना, खराब हो जाती है, इनमें थोड़ा सा बदबू सी आने लगती है। जैसे बासी खाना होता है, खाने का बासी होना समझ लीजिए, अचार है, आपने खुला ढक्कन रह गया बहुत दिन तक जो है वायु के संपर्क में, और क्या हो गया, ये क्या हो जाता है, इसका ऑक्सीकरण हो गया है, उपचयन हो जाता है इन भोज्य पदार्थों का, इसलिए इनमें गंदी बदबू आने लगती है। और ये इनकी स्वाद में भी क्या हो जाता है, ये चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो यही है, उपचयित होने पर तेल एवं बसा विकृत गंधी हो जाते हैं और उनके स्वाद और गंध बदल जाते हैं। नाम से पता चल रहा है ना, विकृत गंधिता। विकृत मतलब गंदी, गंध क्या है, स्मेल, है ना। तो गंदी जब स्मेल आने लगे भोज्य पदार्थ से, वो खराब हो जाए, और खराब क्यों हो रहा है, ऑक्सीडेशन के कारण, उपचयन के कारण। ठीक है, इसके क्या बचाव हैं, विकृत गंधिता से बचाव के लिए बहुत सारे उपाय हैं। पहला देखिए कि तेलीय एवं वसायुक्त जो खाद्य सामग्री हैं, इनमें उपचयन रोकने वाले पदार्थ यानी कि प्रतिऑक्सीकारक मिलाए जाएं, है ना। यदि हम वही एंटीऑक्सीडेंट मिला दें जो ऑक्सीकरण कर रहे हैं, जिनकी वजह से भोज्य पदार्थ खराब हो रहा है, उनको हम खत्म करने वाले क्या डाल दें, ऐसे पदार्थ डाल दें, ऐसे केमिकल डाल दें जो ऑक्सीकरण कर ही ना सके, है ना, तो उसको बोलते हैं हम प्रतिऑक्सीकारक। और आजकल जो है एक ऑक्सीजॉर्ब करके कैप्सूल वो आते हैं, इंजेक्शन भी आते हैं, मार्केट में अवेलेबल हैं, आप मॉल जा सकते हैं, वहां पर भी जो है ऑक्सीजॉर्ब जो है भोज्य पदार्थों के साथ में
इंजेक्शन के फॉर्म में, कहीं की पाउडर के फॉर्म में भी आ रहे हैं ऑक्सीजॉर्ब करके, ठीक है, तो आप पता कर सकते हैं इसको। ये भी किसके लिए है, भोज्य पदार्थ का क्या ना हो, उपचयन ना हो। वो तो ऑक्सीजन क्या कर देता है, एब्जॉर्ब कर देता है, अवशोषित कर लेता है, ताकि ऑक्सीजन इसको खराब ना करे, भोज्य पदार्थ को। नेक्स्ट है, हम क्या कर सकते हैं, वायु रोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति धीमी हो जाती है। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम एयर टाइट जो है, जो बॉक्स होंगे उनमें हम क्या रख दें, खाद्य सामग्री रख दें, है ना। यदि हम एयर टाइट, जो कि जहां से क्या ना हो, बिल्कुल ऑक्सीजन ना आए जाए, तो एयर टाइट डब्बों में हम यदि भोज्य पदार्थ रखते हैं तो खराब नहीं होते हैं, है ना। इसके अलावा देखिए, चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन हटाकर उसमें क्या करते हैं, नाइट्रोजन जैसी कम सक्रिय गैसें भर देते हैं, ताकि चिप्स का उपचयन ना हो सके। आपको ये चीज देखिए, आप लोग देखते भी हैं, जब हम चिप्स लेते हैं तो चिप्स कैसा होता है, फुला होता है ना, उसके अंदर क्या होती है, हवा होती है, और जैसे ही आपने चिप्स का रैपर खोला, वो क्या हो जाता है, उससे वायु निकल जाती है। आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि चिप्स जो है, ऐसे चिप्स के अंदर कौन सी गैस है जो कि जो है चिप्स को क्या रख रही है, सुरक्षित रख रही है ना। क्योंकि वहां क्या नहीं हो रहा है, ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है। ऑक्सीजन होगा तो खराब हो जाएगी चीजें। तो क्या कराया, चिप्स बनाने वालों ने क्या किया, चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन को रिमूव किया, हटाया, और क्या रख दी वहां पे, कम जो सक्रिय होती है, कम क्रियाशील गैस नाइट्रोजन को जो है चिप्स के अंदर रख देते हैं, ताकि जो है चिप्स का क्या हो सके, उपचयन ना हो सके, वो बच सके, और चिप्स जो है हम खाने लायक हो सके। आइए मूल्यांकन प्रश्नों की बात करते हैं। तो मूल्यांकन में देखिए, पहला प्रश्न है, विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो विस्थापन और द्विविस्थापन अभी हमने पढ़ा, आशा है आपको अंतर स्पष्ट इसमें हो ही जाएगा। विस्थापन क्या बताया था, कि जब एक अधिक अभिक्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके विलयन से विस्थापित कर दे, तो ये कौन सी हो गई, विस्थापन। द्विविस्थापन क्या बताया था, कि जब दो अभिकारकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से नए उत्पाद का निर्माण होता है, तो उसे हम कहते हैं द्विविस्थापन, है ना। इसके बाद देखिए, उपचयन एवं अपचयन में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये तो देखो कितने बार हमने डिस्कस कर लिया है, फिर भी देखिए, उपचयन में क्या कहा हमने, ऑक्सीजन, जब किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन क्या हो, ऑक्सीजन की वृद्धि हो, और हाइड्रोजन की क्या हो, कमी हो, ठीक है, तो वो उपचयन है। अपचयन क्या है, जब किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन की कमी हो जाए और हाइड्रोजन की क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए, हाइड्रोजन की बढ़ जाए, ऑक्सीजन कम हो जाए, तो हम इसे क्या कहेंगे, अपचयन कहेंगे, ठीक है। आइए अब प्रश्न अभ्यास कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है, तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है ना। ये भी हमने किया था अभी, कि लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया तो रंग क्यों बदला, क्योंकि लोहे की कील ने क्या कर दिया, कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को हटा दिया था। दूसरा प्रश्न है, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं, क्यों करते हैं, ताकि उसका क्या हो जाए, संक्षारण से बचाव हो जाए और उसका उपचयन ना हो। तीसरा प्रश्न है, तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है, ताकि क्या हो, तेल और खाद्य पदार्थ, ये जो वसा युक्त खाद्य पदार्थ हैं, वो क्या रहें, सुरक्षित रहें, वो भी उपचयन से क्या हो, बचे रहें। चौथा प्रश्न है, विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में क्या अंतर है, इन अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। ये हमने मूल्यांकन प्रश्न में किया है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, Fe2O3 + 2Al = Al2O3 + 2Fe आयरन ऑक्साइड यानी कि हेमेटाइड है, इसकी एल्यूमिनियम से अभिक्रिया कराने पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड और आयरन प्राप्त होता है। ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है, देखिए, पहला है संयोजन अभिक्रिया, दूसरा है द्विविस्थापन अभिक्रिया, तीसरा है वियोजन अभिक्रिया, और चौथा है विस्थापन अभिक्रिया। कौन सा होगा, अभी तो किया है हमने, कौन सा होगा, विस्थापन अभिक्रिया। क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या हो गया है, जो आयरन है उसने क्या कर दिया, सॉरी, जो एल्यूमिनियम है उसने क्या कर दिया, आयरन को उसके ऑक्साइड विलयन से विस्थापित कर दिया, और सोडियम एल्यूमिनियम कहाँ चला गया है, आयरन की जगह, है ना। तो हमने आज क्या क्या डिस्कस किया, विस्थापन अभिक्रिया की, द्विविस्थापन अभिक्रिया की, उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया की, दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव देखे, विकृत गंधिता देखी, और प्रश्न एवं अभ्यास भी किए। तो आज का गृह कार्य है, खाद्य सुरक्षा से जुड़े रासायनिक पदार्थों का पता कीजिए तथा उनके संबंध में अधिकाधिक जानकारियां लेते हुए एक प्रोजेक्ट बनाइए। आपको क्या करना है, क्योंकि हमने आज उसकी बात भी की कि खाद्य जो पदार्थ है उसकी सुरक्षा कैसे करनी है, तो आपको क्या करना है, हमारा खाद्य जो है, जो भोज्य पदार्थ होता है, वो खराब ना हो, तो इससे जुड़े मतलब उसके लिए रासायनिक पदार्थ कौन कौन हो सकते हैं, तो आप जो है उद्यान विभाग जा सकते हैं, उद्यान विभाग की जैसे छोटी छोटी जो सेंटर्स होते हैं वहां जा सकते हैं, मॉल जा सकते हैं, जहां प्लांट के बारे में जो नॉलेज हो, ठीक है, यहाँ आप बाजार जाइए और एक पता कीजिए इनकी जानकारियां कि कौन कौन ऐसे रासायनिक पदार्थ हैं जिनसे हमारा भोज्य पदार्थ सुरक्षित रहता है, ठीक है, और इस पे आप क्या बनाएंगे, एक प्रोजेक्ट बनाएंगे।
आशा है आज की कक्षा में जितना हमने चर्चा की आपको समझ में आ गया होगा। तो ये आपका आज की इतने टॉपिक्स के साथ में हमारा कक्षा 10 का विज्ञान का पहला अध्याय जो समाप्त हो गया है। धन्यवाद।